नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ एक सवाल भी छोड़ दिया है, जो सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कार्यकर्ताओं और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में जो है तैर रहा है। और वो सवाल ये है कि आखिरकार राजमहल, जो जहाँ से सीटिंग एमपी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो एकमात्र सीट बीते 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो जेएमएम के इकलौता सांसद चुन करके गए, उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या राजमहल का मामला जो है लटक गया है? क्या वजह है? आखिरकार क्यों नहीं विजय हांसदा के नाम का ऐलान हुआ है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी और नाम पे चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है, या फिर लोबिन हेम्ब्रम की जो नाराज़गी है वो विजय हांसदा पर भारी पड़ रही है? हमारे साथ इस लाइव चर्चा में मनोज पांडे हैं और सूरज ठाकुर भी हैं। हम लोग इस पूरे चर्चा में बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये विजय हांसदा का नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, राजमहल पे क्या इक्वेशन है, समीकरण क्या है, वहाँ पे हार जीत के क्या आधार रहे हैं, कितनी संख्या में कौन है और कौन कब किस पर भारी रहा है। तो सबसे पहला सवाल पांडे जी से है। पांडे जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का इंटरव्यू भी कर रहे थे, इन्होंने विजय हांसदा से बात भी की है। पांडे जी, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो इस सवाल के साथ परेशान हो उठे हैं कि आखिरकार राजमहल सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए, विजय हांसदा का नाम वैसा ही चौंका दिया बिना ऐलान हुए कि मतलब जिस तरीके से मतलब यूँ कहे कि क्या हो गया, आखिर क्या वजह रही, तो उसमें जितनी मुँह उतनी बातें आ रही है। लेकिन जो कैमरे पर बोला गया कि अगली बार जब 3 उम्मीदवारों की सूची जेएमएम जारी करेगी तो उसमें युवा लोगों की सूची होगी, इसलिए विजय हांसदा का वो सूची रोका गया है। लेकिन ये पार्टी के महासचिव का बयान है, लेकिन कोई तो वजह ज़रूर होगी जो विजय हांसदा का रोका गया। अब वजह गिन लेते हैं। वजह यह है कि आप 2 बार सांसद हो चुके हैं। वजह यह है कि आपके खिलाफ वहाँ पे जो सिटिंग विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो आपके खिलाफ पूरा बयानबाजी कर रहे हैं और वो उनकी सारी नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि विजय हांसदा को टिकट नहीं मिले। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भाई विजय हांसदा को मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे चुनाव। तो ये 2 बात है। तो पार्टी आकलन कर रही है कि क्या उनके विरोध के बावजूद भी विजय हांसदा को टिकट देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या फिर विजय हांसदा को हटा के उनकी नाराज़गी शांत कर दे ताकि वो पार्टी में ही रह जाए और उन पे जो डिसीजन लेना है वो विधानसभा के टाइम में लिया जाएगा कि उनके साथ क्या करना है पार्टी को। फिलहाल जो नाराज़गी है तो वहाँ पे ऐसे भी जेएमएम के कई लोग हैं, मतलब जो जेएमएम से इच्छा रख रहे हैं कि जेएमएम में हैं और वो चाह रहे हैं कि विजय हांसदा का टिकट कट जाए और हमको मिल जाए। उसमें तो हेमलाल मुर्मू के अलावा 2 युवा भी हैं। उनका मतलब उन लोगों की भी इच्छा है, जैसे हर दलों में होती है बहुत तो लोगों की इच्छा, तो वो लोग भी चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार हमको मौका मिले और विजय हांसदा को मतलब विधानसभा की राजनीति में लाया जाए, राज्य की राजनीति में। और वो लोग इसका इक्वेशन बता रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम की सीट पर विजय हांसदा को लड़ा दिया जाए। लेकिन फिर हेमलाल मुर्मू जी का क्या होगा, तो इसलिए है। लेकिन आज जिस तरीके से स्टीफन मरांडी जो प्रबल उम्मीदवार थे, 8 बार के सिटिंग विधायक हैं, उनका काट के 7 बार के सिटिंग विधायक को, काट के नहीं कहेंगे, मतलब उनको दरकिनार करके 7 बार के सिटिंग विधायक जो है नलिन, दरकिनार शब्द का इस्तेमाल तो तब किया जाना चाहिए जब स्टीफन मरांडी खुद से आकर के बोलें कि वो लड़ना चाह रहे थे और उनकी इच्छा को दरकिनार किया गया। ये भी तो हो सकता है कि उनसे पूछा गया होगा और उन्होंने ही खुद मना किया होगा, क्योंकि चर्चा तो इसी तरीके की चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से जो है वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाह रहे हैं, खास करके लोकसभा, चूंकि दिल्ली आना जाना पड़ेगा उनको। नहीं, ये ऑफिशियल बयान नहीं है। मैंने स्टीफन मरांडी से भी कई बार बात की है। स्टीफन मरांडी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं
मतलब वो तैयार थे चुनाव लड़ने के हाँ, लिए, बिल्कुल। आपकी जो बातचीत हुई है, हाँ, वो और अब नाराज हैं नलिन सोरेन की उम्मीदवारी के बाद आपने बातचीत की है? हाँ, उनसे बात किया, उन्होंने कहा वो तो पार्टी का फैसला है, वो तो हेमंत जी जिसको चाहेंगे उसको लड़ाएंगे। पर एक बात ये भी आ रही है कि उनका जो विधानसभा है, जो इसमें अभी वो जीत रहे हैं, वो है राजमहल विधानसभा में। अब क्या उनको मौका राजमहल से मिल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि नलिन सोरेन के पुत्र जो हैं आलोक सोरेन, वो तैयारी में है विधानसभा को लेकर। और इसी तरीके का सेम इनकी पुत्री जो है स्टीफन मरांडी की पुत्री, जो फॉरेन से आई हैं, वो भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, वो कर रही हैं। तो ये भी आकलन हो सकता है कि दोनों जगह उत्तराधिकारी तो मिल गए हैं, तो किसको दिया जाए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से स्टीफन मरांडी पे एक विश्वास का संकट है, क्योंकि वो जेएमएम छोड़ चुके हैं, फिर वापस जेएमएम में आए हैं। एक बार जब वो जेएमएम में नहीं थे और जेबीएम में बाबूलाल के साथ गए थे, तो उस दौरान या उसके बाद भी, जैसे हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़े थे तो उनको पराजित किए भी थे, और कई तरह की बात उन्होंने जेएमएम को लेकर भी कही थी। तो वो आज भी नेता अपना मतलब गुरु जी को ज़्यादा मानते हैं, इस तरीके से आप समझिए, उन नेताओं में से हैं जो गुरु जी को ज़्यादा सीनियर हैं, जाहिर सी बात है कि गुरुजी का से उनका अटैचमेंट। क्या ऋषभ कोई टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, क्या आवाज़ नहीं मिल पा रही है? तो आप ये बताइए कि ये जो जिस तरीके से विजय हांसदा को लेकर के जो क्वेरी है, और लोगों के मन में अब एक चूंकि जिज्ञासा भी उठ गया है और एक चिंता की भी बात है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, तो अब आप जो बातें कर रहे हैं कि ना केवल हेमलाल मुर्मू बल्कि और जो एक दो जो वहाँ के युवा लोकल लीडर हैं वो भी इस उम्मीद में हैं, और अब जबकि उस सीट पे उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो इस खबर को और बल मिलने लगा है। बिल्कुल बल मिलने लगा है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जब दूसरी बार इनको 2019 में भी सिंबल मिल रहा था, तो वहाँ के कई इकाई ने आकर ये इस बात को हेमंत सोरेन से पर्सनली मिलकर कहा था कि विजय जी ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, दिल्ली कहीं या कहीं और रहते हैं, क्षेत्र में कम समय देते हैं। तो हेमंत जी ने कहा कि मैंने ही मतलब उनको यूज़ किया है दूसरे जगहों पर, आप लोग जाइए और इस बार ऐसा नहीं होगा, उनको जिता के ले आइए। तो विजय हांसदा को फिर से जीत मिली है। और वो एक राजमहल एक ऐसा सीट है जहाँ पे 14 लाख से ऊपर का वोटर है, लेकिन उसमें से एक बड़ा चंक, बहुत बड़ा चंक जो वो है जो कोर वोटर है जेएमएम का कह ले या इंडिया अलायंस का, तो उनके साथ खड़ा है। तो पार्टी वहाँ पे जिसको भी टिकट देगी उसके लिए तो एक तरीके से वो बहुत आगे रहेगा। मतलब सेफ सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और इंडिया अलायंस के लिए। आपके पास फिर से लौटेंगे, सूरज ठाकुर हमारे साथ हैं। सूरज, लोबिन हेम्ब्रम की जो नाराज़गी है, और ख़ास करके उस ना केवल बोरियो का इलाका बल्कि पूरा जो राजमहल जो संसदीय सीट है, उस पर कितना प्रभाव वो डाल सकते हैं, तब जबकि ना केवल वो विजय हांसदा का विरोध कर रहे हैं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जब तक सरकार चलाते रहे, और अब जबकि चंपाई सोरेन सरकार चला रहे हैं, तब भी जो है सरकार पे हमलावर वो रहते हैं, और उनके कई सारे इशू हैं, मुद्दे हैं जिसको आधार बनाते हैं वो। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों घोषणा नहीं हो पाया? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम नाराजगी जता रहे हैं, और नाराजगी जताने को लेकर वो आधार क्या दे रहे हैं? पिछले दिनों ही उन्होंने द फॉलोअप से बातचीत की, हमारे संवाददाता हैं अल्ताफ सिद्दीकी, उन्होंने बात की। उन्होंने क्या आधार बताया कि मैं क्षेत्र में घूमा, मैंने सर्वे किया, अपने स्तर से पता किया, और लोग कह रहे हैं कि वो उनके कामकाज से खुश नहीं हैं। तो ये वो आधार बता रहे हैं। वैसे भी 2 टर्म से वो सांसद हैं, तो आमतौर पर भी हम लोग कई क्षेत्रों में अभी पांडे जी गए और वहाँ पर भी किया, तो आप देखें कि 2 टर्म से या 3 टर्म से अगर कोई सांसद हैं तो उनके खिलाफ जो वो नाराजगी देखने को मिल रही है, तो उन्होंने उसको आधार बनाया। बीजेपी ने भी अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा है, चाहे वो 2 टर्म के सुनील सिंह हो या फिर पीएन सिंह हो। जी, इस आधार पर कई जगह काटा गया, तो क्योंकि वो एक सर्वे के आधार पर। दूसरी ये बात है कि लोबिन हेम्ब्रम अपने आप को गुरुजी का चेला बताते हैं, और राजमहल को एक ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पर लोग
वोट देते समय दो चीज़ देखते हैं जहाँ की खासतौर पर आदिवासी आबादी, एक गुरुजी का चेहरा, दूसरा तीर धनुष। तो वैसे में अगर लोबिन हेम्ब्रम वहाँ पर जा रहे हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन उनका जो राजनीतिक कद है उस हिसाब से जरूर जो इनका जो नीति नियंता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो एक बार सोचने को जरूर विवश होंगे कि उनकी नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। आंकड़े क्या बताते हैं? क्या मतलब लोबिन इतने भारी पड़ेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को जो रांची में बैठे हुए हैं उनको इतने राजमहल से दूर यहाँ रांची में विचार करना पड़ेगा, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, वो क्या कहते हैं? क्या स्थिति रही है अगर हाल पिछला 2-3 लोकसभा चुनाव की बात करें? देखिए, वहाँ पर एक आंकड़ा मैंने निकाला है। वहाँ पर राजमहल संसदीय क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो 37% है, सर्वाधिक। इसके अलावा SC 5% है और मुस्लिम आबादी 29% है, और जो सनातनी सवर्ण और OBC जिनको जोड़ लें वो 28% हैं। और वहाँ पर जो फैक्टर अब तक काम करता रहा है वो ST और ये जो अनुसूचित जनजाति और ये जो मुस्लिम आबादी है, तकरीबन 70% के आसपास हो जा रहा है। हाँ, और यही वजह है कि अब तक का जो जीत रहा है। और इसको इस तरह से समझिए कि 2009 में झारखंड विकास मोर्चा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और अब तक जो कांग्रेस से लड़ते आ रहे थे क्या कहते हैं थॉमस हांसदा, उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो JVM के खाते में गया, और JVM की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़े सोम मरांडी। ये 2009 की बात, 2009 की। और वैसे में ये नाराजगी जो थॉमस हांसदा 1998, 1999 और उससे पहले भी वहाँ जीत दर्ज करते आए थे, उन्होंने लगातार कांग्रेस की झोली में वो सीट डाली थी। थॉमस हांसदा विजय हांसदा के फादर हैं। तो थॉमस हांसदा ने उस बार RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो RJD में चले गए और चुनाव लड़े, और उनको 20.9% वोट आए, जबकि RJD पहली बार वहाँ पर किसी भी तरह से दावेदारी कर रही थी। तो ये इस तरह से कह लें कि थॉमस हांसदा जो नेता थे उनके 20%, और इसका ये परिणाम रहा कि ये सीट जो है 2019 में वो BJP निकाल ली गई, क्योंकि वोट जो है वो बटे और उसका फायदा मिला। 2009 में देवीधन बेसरा BJP के जीते, और पिछले 2004 के बाद अगर आंकड़े अगर 2009 की बात करें तो थॉमस हांसदा जो विजय हांसदा के फादर रहे, वो अकेले राजद तो पहली बार वहाँ पे चुनाव लड़ रहा था, तब भी वो 20% वोट लाए। एक तरीके से इनके पास इनके फादर का और इनका एक अपना भी वोट बैंक है, सिर्फ पार्टी के अलावे भी। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो 20% की बात कर रहे हैं, RJD पहली बार लड़ रही थी, और थॉमस हांसदा कद्दावर नेता रहे हैं, झारखंड की राजनीति में बहुत नाम रहा उनका। तो 20% वोट लाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो नुकसान हुआ, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कह लें या कांग्रेस को नुकसान हुआ कि देवीधन बेसरा वो सीट निकाल ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस में थे उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, और उनके जो बेटे हैं विजय हांसदा, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने साथ लेकर आई। 2014 में वो पहला चुनाव लड़े और 39.9% वोटों के साथ वो जीते, और इसके बाद 2019 में ये वो जो 39% है ये बढ़कर 48% पहुंच गया। 48.5% वोटों के साथ वो 2019 में जीते। तो ये वोट परसेंटेज भी बड़ा मार्जिन है, बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा मार्जिन है। और दोनों बार वो जो वोट परसेंटेज है, क्योंकि 2004 में आखिरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जीती थी वहाँ से, 2004 में जब हेमलाल मुर्मू उनके थे, तब उनका वोट परसेंटेज 32.8 था, जो 2014 में पहुँच गया 39.9, और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही 48.5%, और ये विजय हांसदा के समय में बढ़ा है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। तो दूसरी बात है कि चूँकि बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं सरकार पर वादा खिलाफी का, पेशा कानून को लेकर, या आदिवासियों का अनदेखी करने को लेकर, या उस क्षेत्र में जो घटनाएं हुई कुछ आदिवासी लड़कियों के साथ, वो भी लगातार वो मामला उठाते रहे हैं। तो शायद ये सोचने पर विवश होंगे, क्योंकि वो लंबे समय से बोरियो का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और अगर वो बोरियो का प्रतिनिधित्व करते हैं तो केवल बोरियो तक सीमित नहीं है लोबिन हेम्ब्रम जिस कद के नेता हैं। तो अगर वो नाराज हैं तो हो सकता है कि उनको मनाने की कोशिशें हो रही होंगी। क्योंकि हम लोग लोबिन हेम्ब्रम का जिक्र कर रहे हैं और बोरियो का जिक्र कर रहे हैं, चूँकि बोरियो से जीत करके आते हैं, उसी बोरियो से ताला मरांडी भी निकल करके आते हैं,
और वो बोरियो से निकल करके रांची तक पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र किया और अभी वो राजमहल से कैंडिडेट हैं। बाबूलाल मरांडी, माना ये जा रहा है कि ताला मरांडी जो हैं, बाबूलाल मरांडी के वो चॉइस थे और उनको टिकट दिलाने में और एक तरीके से सक्रिय राजनीति में फिर से सक्रियता से वापस लाने में जो है बाबूलाल मरांडी की भूमिका रही। और बाबूलाल मरांडी की जो एक जिद है सोरेन परिवार के खिलाफ, जो उनकी राजनीतिक लड़ाई है मुद्दों को लेकर के, वैचारिक जो लड़ाई उनकी है, क्या बाबूलाल वहाँ पे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ताला मरांडी अब आ गए हैं वापस, और आप जिन मुद्दों को बता रहे हैं और वही मुद्दे लोबिन हेम्ब्रम के भी मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो घेर रहे हैं, तो ये तीन चेहरे वहाँ पे जो है इंडिया अलायंस के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एक तो बाबूलाल मरांडी, ताला मरांडी और तीसरा लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में होते हुए भी। तो इन तीनों को अगर मिला करके इनकी क्या इतनी ताकत है राजमहल में कि विजय हांसदा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मुश्किल में ये लोग डाल सकते हैं, क्योंकि आंकड़े तो उस हिसाब से दर्शा नहीं रहे हैं। हाँ, आंकड़े देखिए, आंकड़े इस जो लोबिन हेम्ब्रम की जो नाराज़गी है, आंकड़े उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर यही कॉम्बिनेशन वो जीतता रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कामयाबी की वजह भी है। दूसरी बात एक है कि लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है उस इलाके में, कहा जा रहा है डेमोग्राफी बदली गई, तो ये भी ये परेशानी है कि जिस मुद्दे को बीजेपी शायद लामबंदी के लिहाज से उठा रही है कि फ़ायदा होगा, कहीं वो ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है जो वहाँ पर 29% है, वो ज़्यादा लामबंद हो जाएगी इस मुद्दे को लेकर। दूसरी बात है कि सीए लागू कर दिया गया है। कई बार जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान, जब पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोग वहाँ थे, और ऐसे भी आप जब जाकर बात करेंगे तो वहाँ के जब मुस्लिम आबादी से आप बात करेंगे तो आप किसी भी और मुद्दे की को छेड़ना चाहें, वो ज़्यादातर सीए पर आकर अटक जाते हैं जब से इसकी चर्चा चल रही है। तो वो एक लामबंदी और ज़्यादा हो जाएगी, ये भी एक फैक्टर है कि सीए को लेकर। दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इसको लेकर जिस तरह से कल्पना सोरेन मुखर होकर बोल रही हैं, उन्होंने राजमहल में भी सभा की, बरहेट में भी सभा की, और ये दोनों विधानसभा सीटें जो हैं वो आती हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि क्या वो लोबिन हेम्ब्रम जो पिछले 1 साल से मामला उठा रहे हैं वो भारी पड़ेगा, या जो कल्पना सोरेन जाकर मंच से कह रही हैं, जो नाइंसाफ़ी की बात कर रही हैं, वो ज़्यादा फैक्टर करेगा। और जिस तरह का पैटर्न अब तक दिखा है और जिस तरह से गुरुजी के प्रति लोगों की वो भक्ति, एक तरह से कह लें, हम यहाँ ये भी नहीं कहेंगे कि समर्थक हैं या अनुयायी हैं, एक तरह से वहाँ पर भक्ति है शिबू सोरेन के प्रति, तो वो कितना फैक्टर करेगा कि गुरुजी के बेटे को जेल में डाल दिया गया, शायद ये भी एक फैक्टर काम करेगा। तो इस लिहाज से इसकी संभावना, लेकिन तब भी ये सवाल होगा कि आखिर विजय हांसदा की उम्मीदवारी को क्यों रोका गया है और ये क्यों देरी हो रही है। ये सूरज जो बोल रहे हैं पांडे जी, और जो आंकड़ों का जो अंक गणित है, खास करके अगर वोट प्रतिशत की बातचीत करेंगे तो एसटी, एससी और माइनॉरिटी को अगर मिला लिया जाए तो 70% के आसपास हैं। और जिन दो मुद्दों की बातचीत सूरज कर रहे हैं, खास करके एक बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरा सीए का जो मुद्दा है, और मुझे याद है कि अनंत ओझा जो राजमहल से चुनाव जीत करके आते हैं, इकलौते उस संसदीय सीट से जहां से बीजेपी जीत करके आती है राजमहल से, अनंत ओझा कोई भी ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं है रहा होगा जहां पे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र नहीं करते होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों मुद्दे, और सूरज जो इंडिया अलायंस के जो पक्ष के जो मुद्दे जो बता रहे हैं कि कल्पना का जाना वहाँ पे और शिबू सोरेन के बेटे यानी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा, और एक और व्यक्ति की मैं बातचीत कर लेता हूँ, नेता की, एमटी राजा जो अब एक तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हो गए हैं। इन सब को मिलाने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वहाँ पे लड़ाई में एनडीए इंडिया के सामने कहीं टिकने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। वो उनका जो कोर वोटर है, वो देखिए, बीजेपी का एक आकलन है कि अगर वहाँ पे जो 29% मुस्लिमों की आबादी है, इसको अगर छोड़ दें तो एससी और बाकी जो सब समाज मिला के 28% और 5, 28 और 5 कितना हो गया? 33% अगर वोट हम एक चंक में लाएं और एसटी समुदाय का एक चंक आ जाए तो ये जीत के करीब होगा हम।
तो यही फार्मूला अपनाया गया है। बीजेपी ने जब आपको याद होगा कि जेवीएम को ये सीट चली गई थी, जब कांग्रेस के साथ थी जेवीएम, तो उस समय बीजेपी जीती थी। उस समय भी इनका परसेंटेज ऐसा ही था, कोई उसमें बहुत भारी फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन आंकड़े तो मतलब 48% वोट लाना, पिछले लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा को 48% वोट मिले थे, सूरज जी जैसा तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। लेकिन फिलहाल फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अपने पक्ष में लाना, ठीक है कि शिबू सोरेन का चेहरा, पार्टी का सिंबल एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पे, इसके बावजूद विजय हांसदा का टिकट रोक देना क्या सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम आधार हो सकते हैं? मतलब नहीं, इतना लोबिन तो इतना ज़्यादा, जब गुरुजी का ही नाम चलना है, जब हेमंत सोरेन का ही नाम चलना है, जब तीर धनुष झंडा का ही जिक्र होना है, तो फिर लोबिन हेम्ब्रम इतने बड़े क्या वो ये आधार हो सकते हैं कि नाम ही नहीं ऐलान हो? नहीं, वो देखिए, लोबिन हेम्ब्रम कोई इशू नहीं है उनके लिए, खासकर चूंकि एक विधानसभा पड़ता है। अगर एक विधानसभा में मान लीजिए लीड नहीं भी मिलता है फॉर द टाइम बिंग, अगर ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी लोग तीर धनुष को ही देख के वोट देते हैं, फिर भी अगर मान लेते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम अपने विधानसभा में लीड नहीं दिलाते हैं जेएमएम को, तो भी उनके पास पर्याप्त बाकी जो 5 विधानसभा है उसमें से एक अगर राजमहल भी छोड़ देते हैं तो 4 विधानसभा में उनकी प्रचंड जीत है। मतलब माना जा रहा है कि उनके कोर वोटर है, इसीलिए वो लगातार जीतते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात ये है, आप इस बात को समझिए कि जिस लोबिन हेम्ब्रम कोई फैक्टर नहीं है, विजय हांसदा के पास व्यक्तिगत वोट है अपने पिताजी का, थॉमस हांसदा का, जो कांग्रेस का वोट है। अब इसमें क्या है कि अब पाकुड़ के जो एमएलए हैं आलमगीर आलम, वहाँ पे पाकुड़ में मुसलमान का एक अच्छा चंक आंसू के साथ भी है, ठीक है। वो एमटी राजा के कारण नहीं, एमटी राजा राजमहल में हैं। अच्छा। अकील अख्तर के कारण। हाँ, तो अकील अख्तर, लेकिन वो जैसा सूरज जी ने आप बताया कि सीए, बांग्लादेशी, इस तरीके का जब आप मुद्दा उठ जाएगा तो क्या वो उतना पावरफुल करके यूनाइट करके वोट करेंगे? अगर बीजेपी ये कहती है कि हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे, सरकार बनेगी, तो ये क्या कहती है, अपने वोट को कंसोलिडेट करना चाहती है कि पूरा। अब देखिए, वो जीते 48% वोट लाके, लेकिन उनका कोर वोटर कितना, 75%, 70%। हाँ, लगभग। नहीं, लेकिन वो 70% तो 100% में 70 है ना। हाँ, वोटिंग कितना हुआ? हाँ, तो वोटिंग भी 70% से हमेशा ज़्यादा होता है। 72% वहाँ हमेशा लगभग 70 से ग्रामीण इलाका है और वहाँ वोट लोग करते हैं अच्छा खासा। मुद्दा ये है कि क्या विजय हांसदा का टिकट कट सकता है या नहीं, तो उसकी संभावना कम लग रही है कि लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी की वजह से कट सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक की नाराजगी की वजह से कट सकता है, वो है कांग्रेस की नाराजगी से। कांग्रेस क्यों नाराज होगी? आलमगीर आलम की अपनी परेशानी होगी। आलमगीर आलम का विधानसभा इनके साहेबगंज से सटता है विधानसभा, और आलमगीर आलम सोचते होंगे कि वहाँ पे कोई और बेहतर कैंडिडेट नया दे दिया जाए, क्योंकि वो तो सीट हमारा है, मतलब जेएमएम का है। कांग्रेस तो आज के डेट में झारखंड में इस मजबूती में नहीं है और इस परिस्थिति में नहीं है कि जेएमएम का कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस के लोग तय करें। जब दिल्ली से बैठे हुए लोग नहीं तय कर पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में देखी और समझी जा रही है कि किस तरीके से जो है वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के पीछे की मकसद यही था कि ये जो 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया अलायंस के तहत मिला है, जिसमें से पहला एक दुमका की सीट है, दूसरा राजमहल, तीसरा चाईबासा, चौथा जमशेदपुर और 5वां गिरिडीह, उसमें से 2 सीटों पे जो है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। दुमका से सीता सोरेन के सामने नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो शिकारीपाड़ा से चुनाव जीत करके आते हैं, और दूसरे मथुरा महतो जो टुंडी से चुनाव जीत करके आते हैं। उनका मुकाबला एनडीए के में जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं आजसू पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली दफ़ा 2.5 लाख वोट के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता भी। तो इन दोनों के सामने जो है पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
आगे जैसे ही इस पे कोई और अपडेट हम लोगों के पास पहुंचता है तो हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।